गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं आज, जो कि है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। तो आपको पता है कि ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन है जॉब्स में और एजुकेशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी एक कमेंट किया था कि इसमें सब कैटेगराइजेशन जो है उसको एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, तो सब कैटेगराइजेशन है क्या, उसके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, तो सब कैटेगराइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने जस्टिस जी रोहिणी के अंडर एक कमेटी बिठाई है जो कि सब कैटेगराइजेशन विद इन ओबीसीज को देख रही है। ठीक है, तो सब कैटेगराइजेशन होती क्या है? ठीक है, सब कैटेगराइजेशन का मतलब है कि कास्ट्स में जो ये ओबीसीज हैं इसके अंदर भी हम जो है कैटेगरीज जो है डिफाइन कर दें कास्ट्स की, कि ये वाली कास्ट ज़्यादा बैकवर्ड है, फिर ए कास्ट इज़ ज़्यादा बैकवर्ड, बी कास्ट जो है रिलेटिवली कम बैकवर्ड है, सी कैट जो है वो उससे कम है। मतलब एक तरह से उनको ओबीसीज के अंदर भी हम कैटेगरीज डिफाइन कर दें कि कौन सी कास्ट जो है वो ज़्यादा बैकवर्ड है। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि अभी ओबीसीज के नाम पर कुछ जो स्पेसिफिक कास्ट्स हैं जो ओबीसी एक लार्जर ग्रुप में आती हैं, वो ज़्यादा जो है बेनिफिट्स वो डिराइव कर पा रही हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर कास्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने, रादर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है, तो गवर्नमेंट ने कमेटी बिठा के जो एक तरह से स्टडी कर रही है गवर्नमेंट की कौन सी कास्ट्स ऐसी हैं जो ओबीसीज के अंदर जो ज़्यादा शेयर ऑफ जो गवर्नमेंट के जो ये बेनिफिट्स हैं, जो हमारे एफर्मेटिव एक्शन के रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं जो वो ज़्यादा ले पा रही हैं, और कौन सी कास्ट ऐसी हैं ओबीसीज में जिन तक जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो ये कमेटी जो है वो इसको एग्जामिन कर रही है। तो रिसेंटली इसको जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है इस कमेटी का, और इसको अब जुलाई 31 2021 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, तो डिबेट ये चल रही है कि जो 2600 जो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसीज हैं उनमें से बहुत कम पार्ट ऑफ एफ्लुएंट जो कास्ट्स हैं या कम्युनिटीज़ हैं वो ही ज़्यादा इसका रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पा रही हैं, और बाकी जो हैं जो जितनी कास्ट हैं या कम्युनिटीज़ हैं वो बेनिफिट्स नहीं ले पा रही हैं। ठीक है, तो उसी को ही एक तरह से सब कैटेगराइजेशन करने की बात की जा रही है। तो ये कमेटी उसी को ही बहुत सारी जो जितने भी अभी तक गवर्नमेंट जॉब्स की जो रिजर्वेशन का बेनिफिट्स ले चुके हैं ओबीसीज, उनका डेटा को स्टडी कर रही है ये जो है कमेटी हमारी। ठीक है, इसको अक्टूबर 2017 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। शुरू में इसको सिर्फ 12 वीक्स दिए गए थे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, लेकिन इसको बहुत सारी एक्सटेंशंस मिली हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थी, मतलब क्या क्या करने को कहा था कमीशन को। सबसे पहला तो देखने को कहा था कि अभी तक जितनी कम्युनिटीज़ को ओबीसीज के अंदर हमने जॉब्स दी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसमें डेटा आप देखो कि जो बेनिफिट्स का जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं वो कौन कौन सी कास्ट्स और कम्युनिटीज़ को ओबीसी के नाम पर मिले हैं। ठीक है, तो वो डेटा एक तरह से कंपाइल कर रही है ये। फिर उसके बाद कहा है कि मैकेनिज्म बनाओ, क्राइटेरिया डिसाइड करो, नॉर्म्स बनाओ और पैरामीटर सेट करो एक साइंटिफिक अप्रोच में कि हम किस बेसिस पर सब कैटेगराइजेशन हम ओबीसीज की कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचो ओबीसीज के अंदर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कास्ट जो है वो ज़्यादा वेल ऑफ है, ये वाली कास्ट जो है वो ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, या फिर ये एक बैकवर्ड है। तो उसको एक साइंटिफिक अप्रोच से हम कैसे जो है एक साइंटिफिक अप्रोच से हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, वही गवर्नमेंट ने इनको कहा है। फिर लास्ट में जो थर्ड में कहा है उन्होंने कि एक्सरसाइज ऑफ आइडेंटिफाइंग द रिस्पेक्टिव कास्ट्स और कम्युनिटीज और सब कास्ट्स और सिनोनिम्स इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज। जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसीज की, जो ओबीसी जो कम्युनिटी की जो ओबीसी एक पूरा एक तरह से ग्रुपिंग है, उसके अंदर जो सेंट्रल लिस्ट में जो जो उनके जो लोग इंक्लूड किए गए हैं उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन करना सबसे पहले शुरू किया जाएगा। उसके बाद स्टेट के लेवल पर जो होगा, एक्चुअली जो है वैसे वो ओबीसीज की जो लिस्ट बनाई जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, तो स्टेट्स वही फॉलो करती हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको बाद में धीरे धीरे इसको हम स्टेट लेवल पर भी लेके जाएंगे देखने के लिए। ऑफ कोर्स इसको बाद में अप्रूव सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन हम इसको नीचे नीचे भी लेके जाएंगे कि स्टेट लेवल पर भी हम ओबीसीज की सब कैटेगराइजेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में अभी जनवरी 2020 में इस एक और टर्म ऑफ रेफरेंस को इंक्लूड किया गया, जिसमें कहा है कि कोई अगर रेपिटिशन हो रही है या फिर इनकन्सिस्टेंसी है या स्पेलिंग के एरर हैं तो उसको भी आप सही करो। जैसे क्या होता है कि अगर समझ लो कि एक ही कम्युनिटी या फिर है या फिर दो कम्युनिटीज़ लगा लो, चलो ठीक है, लेकिन उनकी स्पेलिंग मिस्टेक में अगर एरर आ गया है, मतलब या फिर कोई इनकन्सिस्टेंसी या फिर रेपिटेशन हो गया किसी कम्युनिटी की, कि समझ लो पंजाब में किसी एक कम्युनिटी को हम किसी और ए नेम से बोलते हैं, ठीक है, और हम
बिहार में उसी सेम कम्युनिटी को हम बी नेम से बोलते हैं, तो उस वो हैं तो सेम ही कम्युनिटी, एक तरह से वो रेपिटेशन हो रही है, तो उसका हम जो है नेम, जो ये वाली इनकन्सिस्टेंसीज हैं इनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, ये वाला टास्क भी इसी कमेटी को दे दिया गया है, ठीक है। अब फाइंडिंग्स देखते हैं, इस कमेटी ने क्या फाइंड किया अभी तक कि 97% जो जॉब्स हैं ओबीसीज के नाम पर जो मिलती हैं, ओबीसी कम्युनिटी को जो मिलती है, उसमें जो है तो उस जो है जो ओबीसीज के टोटल जो है अगर 100% पे है, उसमें सिर्फ 25% जो सबकास्ट हैं वो ही 97% जॉब्स और एजुकेशनल सीट्स को ऑक्यूपाई करके बैठी हुई हैं, ठीक है। मतलब कि टोटल में से 97% सिर्फ 25% लोगों को मिल रहा है, ठीक है। फिर ऐसा ही उन्होंने बोला है कि 24 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 25% जो जॉब्स और सीट्स हैं वो सिर्फ 10 कम्युनिटीज़ जो ओबीसी के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन करके इन्होंने भी देखी है, तो उसमें सिर्फ 10 ओबीसी कम्युनिटीज़ को, अब टोटल कितनी है हमने देखा था 2600 में से सिर्फ 10 ओबीसी कम्युनिटीज़ को 25% जॉब्स और सीट्स मिली हुई हैं, ठीक है। फिर 983 ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं, मतलब 37% जो टोटल की जो है कम्युनिटीज़, 983 कम्युनिटीज़ को कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है ओबीसी कोटा के अंदर। फिर 994 ओबीसी सबकास्ट हैं जिनको सिर्फ ऑलमोस्ट 2.5% के करीब जो है रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है। तो देख रहे हो ना आप कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, कितनी ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ताकि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इक्वल सबको रिप्रेजेंटेशन मिले इस बेनिफिट की, रिजर्वेशन बेनिफिट्स की, इसीलिए सब कैटेगराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो हम सिर्फ क्या करते थे, ओबीसी कोटा हम यूज़ करते थे, लेकिन जो आप देख रहे हो 25% या फिर 10 ओबीसी कम्युनिटीज़ जो थी, 2400 में से सिर्फ 10 कम्युनिटीज़ जो थी वो 25% जॉब्स और सीट्स पे कब्जा करके बैठी हुई थी। तो अब जब आइडेंटिफाई हो जाएगा, जब देखो आइडेंटिफाई होना शुरू हो गया ना कि सिर्फ 10 के पास 25% है, फिर 25% के पास 97% है, तो इसके बाद हम इसमें सब कैटेगराइजेशन जब करना शुरू कर देंगे तो हम ऐसा कर देंगे कि सब कैटेगराइज जो कास्ट होंगी ए बी सी डी ई जितनी भी होंगी, जैसे अगर 5 लगाएं हम तो ए बी सी डी ई के अंदर हम 20-20-20-20% जो है ऐसे सब जो है टोटल का हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। या फिर जो कम रिप्रेजेंटेटेड है उनको हम ज़्यादा कोटा दे पाएंगे। तो ये इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलसीए तेजस। तो हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या प्लान किया है कि वो एक्सपोर्ट करेंगे साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को एलसीए तेजस जो हमारा एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और कॉस्ट उसकी क्या रखी गई है, 306 करोड़ की कॉस्ट उन्होंने एस्टिमेट करी है अभी तक, ठीक है। अभी कॉस्ट को कैसे डिटरमिन किया गया, अब देखो 48,000 करोड़ की अभी रिसेंटली डील हुई है गवर्नमेंट के साथ, आपको पता है हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है उसके लिए डिमांड की है गवर्नमेंट ने। तो 83 एलसीएज अगर 48,000 करोड़ के हैं तो उसमें से टैक्स वगैरह हटा दो तो 36,000 करोड़ रह जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक्सचेंज रेट वेरिएशन कब आएगा, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे होगा, तो उसके वजह से जो लॉस होगा वो 2,200 करोड़ वो निकाल दो। फिर ऐसे टैक्स जो कस्टम्स और टैक्सेस जो आएंगे वो 7,000 वो करोड़ वो निकाल दो। फिर हमने ये अराइव किया है कि 25,000 करोड़ के करीब के आसपास जो है हमारी कॉस्ट पड़ेगी HAL को इस इन 83 LCAs के, ठीक है। उसी के हिसाब से उन्होंने निकाला है कि 309 करोड़ के करीब जो है एक LCA जो है वो MK1A जो है एक LCA 309 करोड़ के आसपास पड़ेगा। तो उन्होंने राउंड ऑफ करके एक फिगर निकाली कि 306 करोड़ में हम इसको जो है हमारी कॉस्ट पड़ रही है वो हमको, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से वो अब एक्सपोर्ट करेंगे उसको। उन्होंने कहा है कि जो हमने एक्सपोर्ट करना है LCA तेजस वो हम वही वाला एक्सपोर्ट करेंगे जो हम इंडियन एयरफोर्स को दे रहे हैं, और उसी प्राइस पर हम एक्सपोर्ट करेंगे फ्रेंडली कंट्रीज़ को जिस प्राइस पे हम इंडियन एयरफोर्स को ये देंगे, ठीक है, दे रहे हैं, ठीक है। तो एक और उन्होंने बोला है कि हम कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम बनाना हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है HAL का। तो HAL के जो मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने बोला है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो होगा क्या, एक अनमैन्ड फाइटर जेट होगा जिसमें पायलट नहीं बैठा होगा, वो फाइटर जेट समझ लो एनिमी टेरिटरी में घुसता है, और एक फाइटर जेट जो है वो इंडिया होगा, इंडिया की टेरिटरी में होगा। उसी फाइटर जेट के अंदर बैठ के उस जो अनमैन्ड वाला है, जो फाइटर जो एनिमी टेरिटरी में घुसा है, उसको हम यहीं से कंट्रोल करके अपनी जो है एनिमी कंट्री में हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारी जो है मैन पावर लॉस नहीं होगी, या इन केस अगर वो प्लेन वहाँ पर क्रैश हो जाता है ना। तो ये जो है इसके ऊपर काम कर रही है जो हमारी HAL है, ठीक है। तो इसका नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम।
तो ये मैन्ड और अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट होगा। मतलब मैन्ड वाला कौन सा होगा, जो इंडिया के टेरिटरी में ही है, और जो अनमैन्ड वाला होगा वो एनिमी टेरिटरी में जाएगा। अब LCA तेजस हमने कई बार पढ़ लिया इसके बारे में। इसको बनाया किसने है, इंडिया की HAL ने बनाया है। तेजस नाम क्या है, तेजस का मतलब होता है रेडियंस, रेडियंस मतलब चमक। तो ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने रखा था ये नाम। और ये इंडिया का सेकंड सुपरसोनिक फाइटर जेट है। अब सुपरसोनिक स्पीड्स कौन सी होती हैं, 1 मैक से लेके 5 मैक तक की स्पीड जो होती है वो होती है सुपरसोनिक। 5 मैक से ऊपर की जो स्पीड होती है जनरली, वो उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक स्पीड्स, ठीक है। तो ये सेकंड सुपरसोनिक फाइटर जेट है। फर्स्ट कौन सा था हमारा, HF-24 मारुत नाम से जो था, ठीक है। ये सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसमें सिर्फ सिंगल इंजन है और इसमें ये टेल लेस डिज़ाइन से आता है, ठीक है। सबसे लाइटेस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट है मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट। इसमें आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि बहरेन ने, इवन UAE ने, फिर सिंगापुर का तो डिफेंस मिनिस्टर ने खुद भी इसको चला के देखा था, तो उन्हें ये बहुत पसंद आया था। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम सिंगापुर, फिर फिलीपींस या UAE, बहरेन, इन कंट्रीज़ को हम अब जो है एक्सपोर्ट करने का हम सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो अभी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसका जो हमारा 1.75 करोड़ एलिजिबल जो विमेन थी उनको हम अभी तक इसका बेनिफिट दे चुके हैं। और ये कब लॉन्च हुई थी, 2017 में। तो मतलब ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर हम ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ विमेन को हम इसके बेनिफिट्स दे चुके हैं, ठीक है। तो 5931.95 करोड़ जो है वो हम 2018 से लेके 2020 तक हम उसको जो डिसबर्स कर चुके हैं, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो इस वाले फाइनेंशियल ईयर मतलब 2020 से लेके 21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 2.2063 करोड़। ऑफ कोर्स ये आपको फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई एम गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन। तो ये इतना हम ऑलरेडी जो है डिस्पर्स कर चुके हैं हम, ठीक है। मतलब 65 लाख विमेन को हम इस जो हमारा इस साल में हमने इस 1.75 करोड़ में से 65 लाख विमेन को 2063 करोड़ हमने ऑलरेडी डिस्पर्स कर चुके हैं, ठीक है। अब इस स्कीम के बारे में देखते हैं। ये विमेन जो फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर करती हैं, ठीक है। अब याद रखना कि हर चाइल्ड पर उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड पर मिलेंगे बेनिफिट्स। तो 5000 की अमाउंट उनकी एक बेनिफिशियरी को डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स। 3 इंस्टॉलमेंट्स में करने का क्या मोटिव है, क्यों हम उसको इस 5000 को 3 इंस्टॉलमेंट्स में क्यों हम उनको दे रहे हैं, ताकि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, फिर जो है रेगुलरली वो चेकअप करवाने आएँ, और फिर उनको न्यूट्रिशन की जो डाइट है उसको भी हम इसी रूप में देते हैं। अगर हम शुरू में दे देंगे तो फिर वो बाद में हेल्थ चेकअप के लिए शायद ना आए, या वैक्सीनेशन के लिए बच्चे की ना आए। तो इसलिए हमने इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर रखा है, ताकि जो है वो जो हम बच्चे की जो है पूरी केयर कर सकें, न्यूट्रिशन की नीड्स, हेल्थ की जो मदर की हेल्थ की नीड्स, और वैक्सीनेशन तक पूरी ड्राइव को हम चला सकें, ठीक है। फिर इसको हमने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको December 31, 2016 को अनाउंस किया था। 1 जनवरी नेक्स्ट डे से ही ऑलमोस्ट जो है ये जो स्कीम है ये शुरू कर दी गई थी। ये एक तरह से मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, याद रखो, आपको बताया है मैंने पहले भी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके लिए कुछ शेयर ऑफ मनी देती है। जैसे 50-50% दे सकती है। हिमालयन स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए वो 90% तक भी देती है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें हो सकता है कि स्टेट्स भी शेयर कर रही हो पैसा, मतलब उसमें भी हो सकता है कि जो फंडिंग पैटर्न वो 50-50 हो। लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंट करता है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, मतलब डायरेक्टली हम इसका जो पैसा है वो हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ताकि हम न्यूट्रिशनल नीड्स और जो वेज लॉस हुआ है एक प्रेग्नेंट वीमेन का उसको हम कंपनसेट कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्वायर किलोमीटर अरे। अब ये स्क्वायर किलोमीटर अरे क्या है कि ये एक ऑब्जर्वेटरी है। रिसेंटली अभी इसको जो है वो एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अभी रिसेंटली फाइंड किया गया था, एक तरह से इसको बनाया एस्टेब्लिश किया गया था, I'm सॉरी। तो ये क्या कर रही है, ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी में ये रिसर्च करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसने प्लान किया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप ये बनाने जो है शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये या तो अफ्रीका में या फिर इसको ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा, इस वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप को। और इस SKAO
स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन सी कंट्री हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूके में, ठीक है। तो याद रखो कि इंडिया के अलावा 9 कंट्रीज, ऑलमोस्ट 9-10 कंट्रीज जो टोटल हैं, आई थिंक 9 कंट्रीज और हुई, तो 9 कंट्रीज की और मेंबर है, ठीक है। रेडियो टेलीस्कोप्स क्या होते हैं? वो टेलीस्कोप्स अनलाइक ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स जो हम नॉर्मल टेलीस्कोप्स जिससे हम देखते हैं, उसमें क्या होता है कि जो है इनविजिबल गैस जो होती है, मतलब गैस जो होती है वो हमें नहीं दिखती, लेकिन रेडियो टेलीस्कोप जो है वो उन चीज़ों को भी देख लेता है जो कि एक तरह से ओपेक हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे स्पेस में एरियाज होते हैं जिसमें जब डस्ट आ जाती है, कॉस्मिक डस्ट आती है, उसके पीछे का हमको नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन रेडियो टेलीस्कोप जो है वो, क्योंकि वो रेडियो वेव्स के ऊपर वर्क करता है, रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है, तो हम जो कॉस्मिक डस्ट के पार भी जो चीज़ें हैं, या फिर जो गैसियस एक्सचेंज है, या जो गैस है, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारी एक तरह से साइंस में आई, और जो है एरिसीबो टेलीस्कोप। अब ये क्यों मेंशन किया है यहाँ पे? क्योंकि अभी रिसेंटली कोलैप्स हुआ है, हमने पढ़ा था अभी 3 दिसंबर को कि एरिसीबो टेलीस्कोप जो है प्यूर्टोरिको में था, ये सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप था वर्ल्ड का, और ये अभी दिसंबर 2020 में कोलैप्स हो गया, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस SKA टेलीस्कोप का? पहली बात तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट होगा। दूसरी चीज़, और इसमें क्या है, ये तो है कि ये 10 साल लगेंगे इसको बनने में, 1.8 बिलियन पाउंड्स का खर्चा आएगा। और क्या चाहता है ये, क्या रिसर्च करना चाहता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे शुरू हुआ, फर्स्ट स्टार्स कैसे बॉर्न हुए, हमारी जो गैलेक्सी है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, और टेक्नोलॉजिकली एक्टिव जो सिविलाइजेशंस जो भी हैं, मतलब कि जैसे कि आपको आपको पता है कि एलियन सिविलाइजेशन कोई है या नहीं, इसको भी डिटेक्ट करने में ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये SKA टेलीस्कोप है जो कि रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। वील मीट ऑन मंडे नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।